नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने केंद्रीय कृषि मंत्रालय और फिक्की के बीच कृषि में सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा देने वाली एक परियोजना प्रबंधन इकाई का किया शुभारंभ। कहा, कृषि क्षेत्र का सशक्त होना देश और समाज के लिए आवश्यक। सोच और पद्धति बदलेगी तो आएगा परिवर्तन। केंद्र सरकार ने टूटे चावल के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से लगाई रोक। खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने एक प्रेस वार्ता में कहा, सरकार ने देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लिया फैसला। चालू खरीफ सत्र में धान की फसल का रकबा घटने और उत्पादन अनुमान से कम होने के कारण सरकार ने उठाया ये कदम। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यूरिया वितरण में गड़बड़ी को लेकर बुलाई बैठक। दोषियों पर तत्काल FIR कर उन्हें गिरफ्तार करने और कड़ी कार्रवाई करने के दिए निर्देश। कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड की थी यूरिया खाद के आवंटन की जिम्मेदारी। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में 12 से 15 सितंबर तक विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 का किया जाएगा आयोजन। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 40 देशों से करीब 1,500 प्रतिभागी लेंगे भाग। उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा, प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि विज्ञान केंद्रों को उपलब्ध कराए जाएंगे ड्रोन। इससे दवा के छिड़काव में बचेगा समय और लाभान्वित होंगे किसान। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा, किसानों को उनकी उपज का लाभ दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। कहा, किसानों को मिला उपज का पूरा लाभ। ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द उपार्जन केंद्रों का कृषि मंत्री कर रहे हैं नियमित निरीक्षण। मुख्य समाचार के बाद खबरें विस्तार से। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि क्षेत्र का सशक्त होना देश और समाज के लिए आवश्यक है। सरकार अकेले ही कोई काम करे ये आदर्श स्थिति नहीं है, बल्कि जन भागीदारी से ही कार्य बेहतर संपन्न हो सकते हैं। तोमर ने गुरुवार को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की के बीच संयुक्त पहल के रूप में कृषि में सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा देने वाली एक परियोजना प्रबंधन इकाई का शुभारंभ किया। इस दौरान तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने बीते 8 साल के कार्यकाल में 1500 से ज्यादा अनावश्यक कानून निरस्त कर देश के सिस्टम को सरल सुचारू बनाया व जन सामान्य की कठिनाइयां दूर की हैं। उन्होंने कहा कि देश की आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर प्रधानमंत्री की भावना के अनुरूप ये सोचना व इस पर काम करना चाहिए कि फिक्की जैसे संगठन देश हित में और क्या कैसे कर सकते हैं। सोच व पद्धति बदलेगी तो परिवर्तन आएगा। सबके उद्देश्य तो पवित्र हैं, लेकिन उन्हें 100% जमीन पर उतारकर सार्थकता सिद्ध करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP आदर्श मॉडल है, जिसमें सभी को फायदा होता है, संबंधित क्षेत्र की प्रगति होती है और कुल मिलाकर देश का विकास होता है। तोमर ने कहा कि व्यापारी उद्योगपति वर्ग सशक्त व संगठित हैं, उनके पास सभी साधन हैं, ये कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहित कर सकते हैं। सरकार अपने स्तर पर 1 लाख करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, 10,000 नए कृषक उत्पादक संघ FPO, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसे अनेक उपायों से कृषि क्षेत्र को निरंतर मजबूत करने पर काम कर रही है। किसान संगठित हों, उनकी ताकत बढ़े, नई तकनीक उन तक पहुंचे, वे महंगी फसलों की ओर आकर्षित हों, उपज की गुणवत्ता में वृद्धि होकर वैश्विक मानकों के अनुरूप हो। इन सब दिशा में सरकार के प्रयासों से किसान प्रवृत्त हो रहे हैं और परिणाम भी आ रहे हैं। केंद्र सरकार ने टूटे चावल के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। सरकार ने देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये फैसला किया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय की अधिसूचना में बताया गया है कि ब्रोकन राइस यानी टूटे चावल के निर्यात पर प्रतिबंधन तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इससे पहले घरेलू आपूर्ति बढ़ाने के लिए सरकार ने उसना चावल को छोड़कर गैर बासमती चावल पर 20% निर्यात शुल्क लागू करने का आदेश जारी किया था।
जो 9 सितंबर से लागू हो गया है। इससे पहले सरकार ने भीषण गर्मी के कारण कम उत्पादन के मद्देनजर गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी थी। दरअसल सरकार ने यह कदम चालू खरीफ सत्र में धान की फसल का रकबा घटने एवं उत्पादन अनुमान से कम होने के आसार के बीच लगाया है। खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने कहा कि ये देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए फैसला लिया गया है। ब्रोकन राइस में बिल्कुल आप देखिए 50,000 टन से 4 साल में ये जिस तरह से बढ़ा है, वो ग्रोथ जो है वो बहुत एबनॉर्मल है। उसका शेयर भी 1% से बढ़ के 23% राइस एक्सपोर्ट में बढ़ गया, वो भी एबनॉर्मल है। और जो डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी है उसकी ख़त्म हो गई है। डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी नहीं है, ना आपको पोल्ट्री फीड के लिए अवेलेबल है, ना आपको इथेनॉल प्रोग्राम के लिए अवेलेबल है। चावल की बुआई के आंकड़े एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के आंकड़े हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ कॉन्टेक्स्ट सेटिंग के लिए आप लोगों को एक पर्सपेक्टिव देने के लिए उन आंकड़ों को इस्तेमाल किया है। एग्रीकल्चर की वेबसाइट के ऊपर वो अवेलेबल है। 38 लाख हेक्टेयर के करीब अभी तक का जो आपका एक्सपोर्ट है करीब 72 लाख मीट्रिक टन का है। लास्ट ईयर नॉर्मल प्राइस थे मार्केट में और आपका एक्सपोर्ट 212 लाख मीट्रिक, तो करीब 150 लाख मीट्रिक टन का आपके पास सरप्लस। अगर प्रोडक्शन फिगर्स वैसे ही रहते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर से इस बार प्रोडक्शन हमारा थोड़ा ज़्यादा होने की उम्मीद थी, तो अगर बारिश की वजह से कुछ 2-3% कम भी होता है तब भी हमारा प्रोडक्शन हो सकता है लास्ट ईयर के लेवल पे रहे। उस सिचुएशन में हमारे पास अवेलेबिलिटी जो है वो राइस की सफिशिएंट होगी डोमेस्टिक कंजम्पशन। खाद्य सचिव ने कहा कि अभी फिलहाल बताना बहुत जल्द होगा कि मानसून का उत्पादन पर कितना असर पड़ेगा। एरियाज में आज इस बार आपने बारिश अगर देखी है तो बारिश ज़्यादा भी हुई है, स्कैटर्ड हुई है, कहीं पर कम हुई है तो कहीं पर ज़्यादा भी हुई है। तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का कहना है कि जो बारिश का ट्रेंड है उसको देखते हुए मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने भी प्रेजेंटेशन की थी, वो उनका ये भी कहना है कि कई एरियाज में यील्ड अच्छी होगी। तो जहाँ कहीं पर यील्ड कम हुई है और कुछ जगहों पर जहाँ पर बारिश अच्छी हुई है, ज़्यादा एरिया है वो, तो यील्ड बढ़ेगी तो हो सकता है कि प्रोडक्शन लॉस एंड में ना हो। अभी तो ये खाली बिल्कुल स्टेटिस्टिकल फिगर है कि इतना एरिया इतनी यील्ड, इसके बेसिस पे मैक्सिमम 100 लाख टन का उन्होंने अनुमान लगाया है पूरे साल का। और अगली खबर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर संभाग में यूरिया वितरण में गड़बड़ी को लेकर एक बैठक बुलाई। बैठक में मुख्यमंत्री ने दोषियों पर तत्काल FIR कर उन्हें गिरफ्तार करने और कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जबलपुर संभाग आयुक्त ने मुख्यमंत्री को बताया कि यूरिया खाद के आवंटन की जिम्मेदारी कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड की थी। कर्बको निजी परिवहनकर्ताओं द्वारा विभिन्न जिले में यूरिया की आपूर्ति करता है, लेकिन इन्हें जो स्थान बताए गए थे उनके स्थान पर यूरिया निजी स्थानों पर सप्लाई किया गया। आगामी 12 से 15 सितंबर तक उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 का आयोजन किया जाएगा। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 40 देशों से करीब 1,500 प्रतिभागी भाग लेंगे। इस विषय पर हमारे संवाददाता OP यादव ने बात की केंद्रीय पशुपालन, डेयरी व मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला से। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अब पहली बार 40 साल बाद देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की डेयरी सेक्टर की कॉन्फ्रेंस हो रही है और मंत्री जी इसकी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। आइए बात करते हैं इस ऐतिहासिक डेयरी कॉन्फ्रेंस के विषय पर। सर, जिस तरह से ये कार्यक्रम आपके नेतृत्व में हो रहा है, भारत के किसानों के लिए न केवल आमदनी बढ़ाने के संदर्भ में बल्कि नई तकनीकी देश में लाने और निवेश कारोबार की संभावना बढ़ाने के संदर्भ में भी काफी महत्वपूर्ण है, क्या कहेंगे? इस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय डेयरी समिट का ये सम्मेलन भारत में होना वो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। और तो और एक ऐसे मौके पे ये इवेंट हो रहा है जब भारत की इकोनॉमी 5वें नंबर पे उसने अपने कदम रख दिए। ऐसे अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के डेयरी प्लेयर्स हमारे देश में आएंगे, हमारे देश के डेयरी पे एंटरप्रेन्योर्स उनके साथ मिलेंगे, बैठेंगे और बहुत सारे डिस्कशन सेशन भी हो रहे हैं। कितने दिन तक ये चलेगी और इसकी थीम लाइन क्या है इस बार की? लाइवलीहुड एंड फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन, ये इनकी टैगलाइन है। इस सम्मेलन में 1500 से अधिक डेलीगेट हिस्सा लेने वाले हैं, जिनमें 300 से अधिक विदेश से डेलीगेट्स आने वाले हैं
और बाकी हमारे यहाँ से स्थानीय सभी प्रांतों से इस विषय से जुड़े लोग इसमें हिस्सा लेंगे। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करें तो गुजरात न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक रोल मॉडल है कि किस तरह सहकारिता के जरिए किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बनाया जा सकता है। इंटरनेशनल लेवल पे भी हमारे कोऑपरेटिव मॉडल को माना जा रहा है। ऐसे में इनकी खूबियाँ वो भी हम यहाँ शोकेसिंग करेंगे और देश के किसानों को और भी इसके कवरेज में लाने का प्रयास करेंगे। किसान, पशुपालन, डेयरी, कोऑपरेटिव सभी का आपको गहरा अनुभव, तो निश्चित तौर पर आप इस जिम्मेदारी को देख रहे तो आपके जहन में बहुत सारे ऐसे नए इश्यूज भी होंगे जिनको देश और दुनिया तक आप पहुंचाएंगे। देश के छोटे किसान वो अपने 2-3 कैटल के साथ कैसे अपना लाइवलीहुड सस्टेन कर रहे हैं, ये इस बात को भी हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फोकस करने की कोशिश करेंगे। दूसरा, हमारे यहाँ ब्रीड का जो जतन पशुपालकों के द्वारा हो रहा है, कई ब्रीडों का जतन उन्होंने ही करके रखा है, कई ब्रीडों का वो पारिवारिक ढंग से वो कर रहे हैं परिवेश, उन सारी चीज़ों को रखेंगे। तो केंद्रीय पशुपालन, डेयरी और मत्स्य मंत्री परसोत्तम रूपाला, जिनका माना कि अंतर्राष्ट्रीय डेयरी कॉन्फ्रेंस के जरिए एक और जहां भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पशुपालन से जुड़ी विधाएं हैं, सहकारिता है, इसको न केवल दुनिया तक पहुंचाया जाएगा बल्कि देश में रोजगार, व्यापार और कारोबार की अंतर्राष्ट्रीय संभावनाएं बढ़ाने का मार्ग भी प्रशस्त किया जाएगा। मेरे सहयोगी कैमरामैन अनिल के साथ मोपी यादव, DD न्यूज, दिल्ली। उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि विज्ञान केंद्रों को ड्रोन उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे किसानों को दवा के छिड़काव में समय बचेगा और लाभान्वित भी होंगे। किसानों की आय एवं उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए ड्रोन द्वारा प्रक्षेत्र पर नैनो यूरिया खाद के छिड़काव के सजीव प्रदर्शन का शुभारंभ मंत्री द्वारा किया गया। ड्रोन के विशेषज्ञों द्वारा मंत्री को ड्रोन की तकनीक एवं उसके प्रयोग में ली जाने वाली सावधानियों और उपयोगिता के संबंध में विस्तार से बताया गया। ड्रोन विशेषज्ञों द्वारा मंत्री को बताया गया कि ड्रोन के माध्यम से 8 घंटे में 30 हेक्टेयर क्षेत्र में कृषि रक्षा रसायनों एवं उर्वरकों का छिड़काव करके कम रसायन से अधिक क्षेत्रफल में छिड़काव और लागत में कमी लाते हुए आय में वृद्धि की जा सकेगी। इस नई तकनीक के प्रयोग से सब्जियों, फलों एवं उद्यानिकी फसलों में भी 10 मीटर की ऊंचाई तक फसलों में लगने वाले कीट रोगों के नियंत्रण में सुगमता प्राप्त होगी। शाही ने बताया कि उत्तर प्रदेश में शीघ्र 14 ड्रोन लिए जाएंगे, जिसमें से 4 ड्रोन कृषि विश्वविद्यालयों को एवं 10 ड्रोन कृषि विज्ञान केंद्रों को दिए जाएंगे, जिससे किसानों के परिक्षेत्र पर अधिक से अधिक ड्रोन का प्रयोग किया जा सके और किसान लाभान्वित हो सके। मध्य प्रदेश के किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि किसानों को उनकी उपज का पूरा लाभ दिलाने के लिए सरकार कृत संकल्पित है। ये बात उन्होंने ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द के उपार्जन केंद्रों के औचक निरीक्षण के दौरान कही। उन्होंने निरीक्षण में उपार्जन संबंधी व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। कृषि मंत्री पटेल ने गुरुवार को देवास जिले के खातेगांव तहसील के ग्राम ध्याली में उपार्जन केंद्र श्री ओम लीला वेयर हाउस का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने उपार्जन केंद्र में किए गए प्रबंधों का अवलोकन भी किया। मंत्री पटेल ने निर्देशित किया कि उपार्जन केंद्रों पर तुलाई इलेक्ट्रॉनिक कांटों से ही की जाए। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार किसान हितैषी सरकार है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के अनुरोध पर एक दिन में 25 क्विंटल की उपार्जन सीमा को बढ़ाकर 40 क्विंटल कर दिया है। सरकार द्वारा मूंग का घोषित समर्थन मूल्य 7,275 रुपए होने से किसानों को लगभग 2,000 रुपए का अतिरिक्त लाभ मिल रहा है। कृषि मंत्री पटेल ने उपार्जन केंद्र पर मौजूद किसानों से खेती किसानी संबंधी चर्चा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसानों को DAP और यूरिया की कमी नहीं आने दी जाए। और तेलंगाना में कई स्थानों पर तेज वर्षा होने से कल शाम सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। कुछ क्षेत्रों के निचले इलाकों में पानी भर गया है और कई मार्गों पर विशेष रूप से हैदराबाद में यातायात प्रभावित हुआ। संगारेड्डी जिले के मुन्नीपल्ली में सबसे अधिक 8.8 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग के अधिकारी ने बताया कि तेलंगाना में दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय है, जिससे 8 जिलों में 60% से अधिक वर्षा हुई है और 24 जिलों में 20 से 59% से अधिक वर्षा दर्ज की गई है। अधिकारियों ने यह भी बताया कि पश्चिम मध्य और पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी के निकट हवा का कम दबाव बनने के कारण अगले कुछ दिन वर्षा जारी रहने की संभावना है।
देश के कई राज्यों में लंपी बीमारी की वजह से लगातार पशुओं की मौत हो रही है। वहीं राजस्थान में इस बीमारी का कहर सबसे ज्यादा है। ये बीमारी लगातार राजस्थान के कई जिलों में अपने पैर पसार चुकी है। जोधपुर, बीकानेर, पाली, बाड़मेर समेत प्रदेश के 9 जिलों में हजारों पशुओं की मौत हो चुकी है। जोधपुर में तो एक जगह ऐसा हालात दिखे जहां हजारों की संख्या में पशुओं की लाशें बिखरी पड़ी हैं। सरकारी आंकड़े के हिसाब से पिछले एक हफ्ते में 2500 से ज्यादा गायें जान गंवा चुकी हैं। इसके पीछे लंबी बीमारी के साथ प्रशासन की लापरवाही भी है। लंबी बीमारी से संबंधित एक मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक हाल ही में जनहित याचिका पर राजस्थान सरकार को नोटिस भी जारी किया है। और आइए अब बात करते हैं मंडी भाव की। देखते हैं क्या हो रहा है देश भर में मंडियों में। चालू खरीफ सीजन में कपास की बुआई आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से 2 सितंबर को जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार खरीफ कपास की बुआई बीते साल के मुकाबले 8,01,000 हेक्टेयर आगे चल रही है। साल 2022 के दौरान खरीफ कपास की बुआई 2,25,69,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि साल 2021 के दौरान खरीफ कपास की खेती 1,17,68,000 हेक्टेयर में हो पाई थी। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों कपास की आवक कहीं कम तो कहीं ज्यादा देखने को मिल रही है। गुरुवार को कपास के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। कहीं भाव चढ़े तो कहीं घटे, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान कपास के सौदों में कोई बदलाव नहीं हुआ। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एक्वाकनेट के अनुसार गुजरात की विसनगर मंडी में 7 सितंबर को कपास का भाव रहा 11,780 रुपए। 8 सितंबर को इसके भाव में 1,080 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव हो गया 10,700 रुपए। जबकि राज्य की ही राजकोट मंडी में इस दौरान कपास के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 7 सितंबर को कपास का भाव था 10,165 रुपए। 8 सितंबर को इसके सौदे 585 रुपए उछलकर 10,750 रुपए पर हुए। जम्बूसर मंडी में 7 सितंबर को कपास का भाव रहा 5,300 रुपए। 8 सितंबर को इसके सौदों में 300 रुपए की भारी गिरावट देखने को मिली और भाव 5,000 रुपए पर आ गया। हालांकि जसदन मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान कपास के भाव स्थिर रहे। यहाँ 7 और 8 सितंबर को कपास 9,250 रुपए पर बिकी। वहीं धरोल मंडी में इस दौरान कपास के भाव में मजबूती देखने को मिली। 8 सितंबर को यहाँ कपास के भाव में 700 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 9,450 रुपए। बात कपास की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर देश में इस साल कपास की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। साल 2021-22 के दौरान कपास की पैदावार में 40,45,000 टन गांठ की कमी दर्ज की जा सकती है, जिसका असर कपास के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से 16 अगस्त को जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार कपास की उपज साल 2021-22 के दौरान 3,12,03,000 टन गांठ होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 3,52,48,000 टन गांठें रही थी। गुरुवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान गेहूं के भाव में नरमी देखने को मिली। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एक्वाकनेट के अनुसार गुजरात की सिद्धपुर मंडी में 7 सितंबर को हाइब्रिड गेहूं का भाव रहा 2,405 रुपए। 8 सितंबर को इसके भाव में 40 रुपए की गिरावट आई और भाव 2,365 रुपए पर आ गया। जबकि मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में गेहूं के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 7 सितंबर को इसका भाव था 2,245 रुपए। 8 सितंबर को इसके सौदे 10 रुपए मजबूत होकर 2,255 रुपए पर हुए। इसी तरह राजस्थान की कोटा मंडी में गेहूं के भाव में उठाव देखने को मिला। 7 सितंबर को यहाँ गेहूं का भाव रहा 2,220 रुपए। 8 सितंबर को इसके सौदों में 20 रुपए की तेजी आई और भाव 2,240 रुपए पर जा पहुंचा। वहीं उत्तर प्रदेश की मंडियों में गेहूं के भाव की बात करें तो यहाँ गुरुवार को दूसरी कृषि उपज मंडियों के मुकाबले अधिक आवक देखने को मिली। भाव पर नजर डालें तो उत्तर प्रदेश की हरदोई मंडी में 7 सितंबर को धारा गेहूं का भाव था 2,300 रुपए। 8 सितंबर को इसके सौदे 15 रुपए चढ़कर 2,315 रुपए पर हुए। भारत दुनिया में गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन चुका है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 1963-64 के दौरान देश में कुल गेहूं का उत्पादन 98,50,000 टन का हुआ था और अब साल 2021-22 के दौरान गेहूं की पैदावार में खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है और इस साल गेहूं का कुल उत्पादन 10,68,00,000 टन के पार जा सकता है। वहीं बात गेहूं के निर्यात की करें तो देश से होने वाला गेहूं का निर्यात रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत ने साल 2021-22 के दौरान 70 लाख टन रिकॉर्ड गेहूं का निर्यात किया है।
मंडी भाव के बाद अब बात करेंगे मौसमी खेती की। देखते हैं किसान इस मौसम में कैसे रखें अपने खेतों का ध्यान। तेलंगाना में केले की रुपाई करें, वहीं मक्के के खेत से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था कर सकते हैं। साथ ही कपास के खेत से जल निकासी का प्रबंध कर ले। किसान तिल की बुआई करते रहे, यहाँ लोबिया की बुआई के लिए समय उपयुक्त है। तेलंगाना में धान में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में धान में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़के। किसान मक्के के खेत से खरपतवार निकाल ले। इसके अलावा अरहर के खेत से घास फूस निकाल सकते हैं। तेलंगाना में लाल मिर्च में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़के। कर्नाटक में गन्ने के खेत से खरपतवार निकाले, गन्ने के खेत में सिंचाई करे। किसान मूंग की कटाई कर सकते हैं, यहाँ उड़द की कटाई कर ले। साथ ही सोयाबीन के खेत में सिंचाई करते रहे। कर्नाटक में मक्के के खेत से जल निकासी का प्रबंध करे। इसके अलावा सूरजमुखी की तुड़ाई कर सकते हैं। सूरजमुखी के बागों से घास फूस निकाल ले। किसान मूंगफली की बुआई करे। मूंगफली के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। इस समय चने की बुआई कर ले। इसके साथ ही धान के खेत से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था करते रहे। धान के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। कर्नाटक में अरहर के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। शलजम को वैसे तो सभी तरह की मिट्टी में बोया जा सकता है, लेकिन दोमट मिट्टी सबसे उत्तम होती है। शलजम के खेत से जल निकासी की समुचित व्यवस्था जरूरी है। पूसा कंचन, पूसा श्वेता और पंजाब श्वेत, पूसा स्वर्णिमा और स्नोबॉल इसकी प्रमुख किस्में हैं। 1 हेक्टेयर खेत के लिए 3 से 4 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। बुआई कतारों में करें, लेकिन बरसात के मौसम में मेड़ों पर लगाना ज्यादा अच्छा रहेगा। कतार से कतार की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर यानी 1.5 से 2.5 हाथ रखें, जबकि बीज से बीज की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर यानी आधे से पौना हाथ। बुआई के 8 से 10 दिन बाद पहली सिंचाई करें। उसके बाद जरूरत पड़ने पर 10 से 12 दिन के अंतराल पर पानी देते रहें। बोने के 25 से 30 दिन बाद मिट्टी चढ़ा दें। इसकी 2 से 3 निराई और गुड़ाई करनी पड़ती है। शलजम में व्हाइट रस्ट, सर्कोस्पोरा, पीला रोग, ऑल्टरनेरिया और पर्ण अंगमारी जैसी बीमारियां हो सकती हैं। शलजम में माहू, मूंगी, बालदार कीड़ा, सुंडी, आरा मक्खी और डायमंड बैक मोथ जैसे कीट भी हमला कर सकते हैं। और आइए देखते हैं कुछ और खबरें खास खबर में। दिल्ली सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी दिल्ली इकाई का अभियान लगातार जारी है। बीजेपी ने पहले अरविंद केजरीवाल के घर का घेराव किया और बीजेपी के कार्यकर्ता उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के सरकारी आवास तक पहुंचकर धरना प्रदर्शन करते नजर आए। फिर उन्होंने गिरफ्तारी भी दी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में एक रैली से संबोधित करते हुए कहा कि विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हर आदमी और हर राज्य की जरूरत होती है। आज वर्तमान में केंद्र सरकार ने भ्रष्टाचार मुक्त शासन और सुशासन स्थापित किया है, जिससे हम विकसित राष्ट्र बनाने की तरफ अग्रसित हो सकते हैं। दिल्ली के आजाद मार्केट इलाके में एक इमारत गिर गई। पुलिस के मुताबिक हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। अग्निपथ योजना के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अग्निपथ से जुड़े सभी मामले दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका का कोई औचित्य नहीं बनता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली स्थित मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से फिट इंडिया फ्रीडम मोटो राइड को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मोटो राइड में 75 बाइकर्स भाग ले रहे हैं। गृह मंत्री ने कहा कि ये मोटो राइड देश के 75 महत्वपूर्ण स्थान पर आजादी के अमृत महोत्सव का प्रचार करेगी और वापस दिल्ली लौटेगी। इस कार्यक्रम में युवा मामले और खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक भी उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि सभी युवा आजादी का अमृत महोत्सव की मुहिम को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में 6,000
93 कोरोना के मामले दर्ज किए गए हैं। देश में रिकवरी रेट 98.70% है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 1.88% दर्ज किया गया है। देश में टीकाकरण का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 214.55 करोड़ से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में 28,09,000 से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। और इसी के साथ ही हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।